हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार 18वां क्लास है। ठीक है, आप लोगों की एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और बार बार आपको मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ढीला आ रहा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर करने का। दूसरा बात, मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना और एडीओ के मैंने जितने भी क्लासेस हुए मुझे पूरे क्रम से जमा दिया और एडीओ के सारे सब्जेक्ट आएंगे। आप बिंदास रहिए, समय से पहले आपके एडीओ के सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, एडीओ का कौन सा क्लास है भैया? एडीओ का 18वां क्लास है। पंचायती राज देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम? पंचायत की जो निधियां हैं और पंचायतों द्वारा जो कर अधिरोपित करने की शक्ति को देखेंगे। पंचायत के पास जो है कर टैक्स लेने की शक्ति है, उसको हम देखेंगे। अब ध्यान से समझना, पंचायत की जो निधियां हैं, ठीक है, किसमें? पंचायती राज अधिनियम 1993 के किसमें है? धारा 66 में। आपको ध्यान में रखना है, धारा 66 में। धाराओं को मैं बताते हुए चला जा रहा हूं भैया, क्योंकि पूछे जाते हैं। तो पंचायत की निधियां, धारा 66 याद रखिएगा। ठीक है, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति किसमें? धारा 77 में है। पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति किसमें है? धारा 77 में है। पंचायती राज अधिनियम के धारा 77 में है। और अनुच्छेद अगर पूछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, ध्यान में रखना 243H। ठीक है, मैंने पूरा जो है अनुच्छेद आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे साथ एक बार ध्यान से रखिए। पंचायत की निधि पंचायती राज अधिनियम 1993 के किसमें? धारा 66 में है। ठीक है, और पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा किसमें है? धारा 77 में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243H में है। क्लियर हो गए ये बातें? अब ध्यान से ये समझना है कि पंचायत भैया एक अनिवार्य कर और एक ऐच्छिक कर लगा सकती है। ठीक है, पंचायत द्वारा जो अनिवार्य कर है उसको देखेंगे, और एक होता है ऐच्छिक कर, इच्छा ऊपर डिपेंड करता है भैया, लेना या ना लेना। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना अनिवार्य कर। अनिवार्य कर धारा किसमें है? 77(1) में है। ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा जो अनिवार्य कर है, अनिवार्य कर आपको ध्यान में रखना धारा 77(1) में है। याद रखना, अनिवार्य कर हो और एक जो है ऐच्छिक कर है। सबसे पहले अनिवार्य कर को देखेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्या है? बाजार हो गया। जैसे आपकी ग्राम पंचायत में बाजार लग रहा है, कोई स्थान है, कुछ भवन है, कोई भवन है, उस पर टैक्स ले सकता है पंचायत। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये अनिवार्य कर है, आपको ध्यान में रखना है। हम अभी अनिवार्य कर देख रहे हैं जो धारा 77(1) में है। क्लियर हो गया? जैसे ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई वृत्ति है या कोई व्यापार कर रहा है या कोई अपने आजीविका चला रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकता है? टैक्स ले सकता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान के चलो कोई ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई व्यक्ति है, व्यापार कर रहा है, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर टैक्स ले सकता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आजीविका चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकता है? टैक्स कर सकता है। ध्यान से समझिए, अभी हम अनिवार्य कर देख रहे हैं, ग्राम पंचायत की जो है अनिवार्य कर देख रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है, तो प्रकाश पर कर लगा सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के द्वारा भैया आप देखेंगे कि जो प्रकाश की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। ये अनिवार्य कर है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, निजी संडासों पर कर। अरे भैया, निजी संडास मतलब आपकी जो संडास है, क्या उस पर कर लेगा? अरे उसकी जो सफाई करेगा, ठीक है, मान के चलो आपका टैंक वैंक वगैरह भर गए, उनकी सफाई वगैरह करनी है, तो उन पर टैक्स लेगा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी सफाई पर याद रखना ग्राम पंचायत अभिकरण द्वारा की जाती है। अगला देखते हैं, ये तो हो गए अनिवार्य कर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक नोट आप नोट डाउन कर लेना, जो जनपद पंचायत द्वारा क्या है? नाट्य गृहों है, नाट्य प्रदर्शनी है, सार्वजनिक मनोरंजनों पर कर लिया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे, ठीक है, कि जो नाट्य गृह है, नाट्य प्रदर्शनी है, सार्वजनिक मनोरंजन पर कौन कर लेता है? तो जनपद पंचायत लेता है। याद रखिए, आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जो नाट्य गृह है, नाट्य प्रदर्शनी है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों पर कर कौन लेता है? तो भैया जनपद पंचायत लेता है। ठीक है, तो ये हमने देखे ग्राम पंचायत के अनिवार्य कर हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐच्छिक कर। ऐच्छिक कर मतलब इच्छा ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 77(2) में है। धारा किसमें है? 77(2) में है। और अनिवार्य कर किसमें है भैया? धारा 77(1) में है। अनिवार्य कर जो है 77(1) में। और एक ऐच्छिक कर अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत की ऐच्छिक कर निम्न में से किस धारा में, तो 77(2) में है। अब देखे, जैसे कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, उनके व्यपमन के लिए सफाई कर, ठीक है, ये किसमें है भैया? ऐच्छिक कर में आता है। ठीक है, बैलगाड़ी व टांगा स्टैंड पर कर,
ठीक है, बैलगाड़ी हो गया, टांगा है स्टैंड पर कर, आप देखेंगे ये ऐच्छिक कर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो पंचायत के जो निधियां धारा 66 है, पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां किसमें है, धारा 170 में है। और दो प्रकार के कर देखेंगे आप, एक ऐच्छिक कर होता है और एक अनिवार्य कर होता है। अनिवार्य कर हमने देख लिया, अनिवार्य कर है 170 एक में है और ऐच्छिक कर 170 दो में है। क्लियर हो गया क्या क्या चीज पर कर ले सकता है पंचायत। अब देखें, अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर देख लिए, यही पूछा जाता है डायरेक्टली। अब ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त तो सभी कर क्या है, 95% चांस रहता है कि उपयुक्त सभी आंसर आता है अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये अगला देखते हैं, फास्ट देखना जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया समय से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। डिटेलिंग में आराम से बताने का समय नहीं है, फास्ट चलना है आपको, क्विक रिवीजन करना है। वीडियो को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, या फिर आपको ये हो सकता है तो आप हैंड नोट बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये सीजीपीएससी में काम आएंगे, छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे पूरे काम आएंगे, क्योंकि आपका लेवल सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये तो एडीओ में काम आएगा ही आएगा, सेम सिलेबस है। छत्तीसगढ़ में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा, सीजीजीएस पूछेगा तो वही तो सेम रहेगा। अगर छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं, वर्तमान में 33 जिले रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एडीओ में आएंगे तो 35 जिला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 33 है तो 33 रहेंगे भैया। ठीक है, ये अब ध्यान रखना है कि सीजीजीएस सीजीजीएस होता है, इसलिए ये हो रहा है आपका सीजीपीएससी में काम आएगा, एडीओ में काम आएगा, छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे काम आएंगे, इसलिए प्रॉपर नोट बनाते चलिए। सीजीपीएससी के लेवल से तैयारी हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस चीजों को, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है केवल उस पर देखेंगे, बकैती नहीं काटेंगे, स्टेप बिल्कुल नहीं, विद्वता आपको नहीं दिखानी है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, राज्य वित्त आयोग। मैंने जो है अनुच्छेद 243 आई, ठीक है, मैंने आपको चीख चीख कर इसके अनुच्छेद जो है पूरे याद किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 आई में है, आपको ध्यान में रखना है। यही अभी जो है सीजीपीएससी में पूछा गया था, अभी 2024 में यही क्वेश्चन उठाकर पूछा गया था कि राज्य जो वित्त आयोग है निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य जो वित्त आयोग है 243 आई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धारा अगर लिख दिया तो 100% याद करना है, अनुच्छेद लिख दिया तो 100% याद करना है, नजरअंदाज किए तो आप जानो फिर। ठीक है, बाद में आएगा क्वेश्चन तो फिर मत बोलिएगा। देखो एक बार तैयारी होती है, बार बार उस पर नौटंकी मत करिए। समय दे रहे हो तो अच्छे से दीजिएगा, पलटते हुए नहीं भरना है आपको, जो चीज है उसको अच्छे से याद करनी है आपको। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग है अनुच्छेद 243 आई, एक अध्यक्ष रहेगा और इसमें एक सदस्य रहेगा, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, एक अध्यक्ष एक सदस्य, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सेम फंडा याद रखना है आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। इनका जो राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा। ठीक है, 5 साल का रहेगा, और इसका गठन कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसका गठन कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं, इनके कार्य को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना। याद रखिए, राज्य वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था की क्या करना है, समीक्षा करना है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य को करना है, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य को करना है, आपको ध्यान में रखना है राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के कार्य देख रहे हैं, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों का बंटवारा करना है। राज्य वित्त आयोग क्या करते हैं, जो टैक्सेस हैं भैया, वो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के बीच करों का बंटवारा करता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अनुशंसित कर सकता है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य के राज्यपाल को पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अनुशंसित कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं, आप समझिए, बस एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। राय देख लीजिए, एक बार पढ़ेंगे ऑप्शन में देखेंगे आप टिक कर जाएंगे। ठीक है, आपको जो समझाने की चीज रहती है मैं अच्छे से समझाऊंगा, जो जल्दी जल्दी निकलना है भैया फटाक से निकलना है वहां से। ठीक है, एक बार पढ़ना आपके ध्यान में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। अरे भैया ऑडिटिंग करना, और स्वाभाविक सी बात है भैया कि कितने आय हो रहे हैं, कितना व्यय हो रहा है, कोई तो होना चाहिए ना हिसाब किताब करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए। तो यही क्या है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जांच। मैंने अनुच्छेद को पूरे आपके ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए थे, 243 जे याद रखना। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी ध्यान रखना भैया, है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। तो पंचायत की लेखाओं की संपरीक्षा जांच करना 243 अनुच्छेद 243 जे में है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है भैया कि जो पंचायत में आय आ रहा है, व्यय हो रहा है, कहाँ कितना कितना खर्चा हो रहा है भैया, कितना कहाँ कहाँ पर किस काम के लिए कितना पैसा है, कितना खर्च हो, सबकी ऑडिटिंग होना, यही किसमें भैया, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा जांच, इसी को बोला जाता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 243 जे में है। ठीक है, इसमें देखो आय,
और व्यय में जो अनियमितता होती है इसकी जांच करना। सो भाई सी बात है, पंचायत को फंड दिए जाते हैं भैया पंचायत में कार्य करने के लिए, नाली बनाना है, सीसी बनाना है, पुल बनाना है, लाइटिंग व्यवस्था, भवन बनाना है, बहुत से कामों करने हैं, उसके लिए पैसे आते हैं, पैसे को खर्च करना है, क्योंकि भैया स्वाभाविक सी बात है काम करना है। तो आय और व्यय की अनियमितता की यहाँ पर क्या होती है, जांच होती है, आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसको डायरेक्टली कैसे पूछे जाते हैं, पंचायतों की लेखाओं की सम परीक्षा जांच निम्न में से किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 जे में है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। स्वाभाविक सी बात है, जैसे आपको केंद्रीय लेवल में आप देख रहे हो, आपको जैसे सांसद का चुनाव करना है नहीं, सांसद का चुनाव तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग रहता है, राज्य में अगर चुनाव करना है भैया तो राज्य निर्वाचन आयोग रहता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे जनपद पंचायत का चुनाव करना है, जिला पंचायत का चुनाव करना है, या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव करना है, कौन कराता है भैया, राज्य निर्वाचन आयोग, आपको ध्यान में रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और जैसे सांसद का क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो ये किसमें, अनुच्छेद 243 के, मैंने पूरा ट्रिक आपको बताया था भैया, पूरे को अनुच्छेद कैसे याद करना है, इसका पर्टिकुलर वीडियो बना रहा है, कंटिन्यूस मेरे वीडियो देखने तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है भैया, 243 के, अनुच्छेद 243 के में। ये क्या करता है, पंचायती राज चुनाव की समय सारणी तैयार करना। अब भैया मान के चलो जैसे 5 साल होने वाला है भैया, अगला पंचवर्षीय आने वाला है, ये समय सारणी तैयार करता है राज्य निर्वाचन आयोग भैया कि कौन कौन से चरण में किस किस क्षेत्र में चुनाव का डेट रखना है, तो समय सारणी तैयार करता है यही, ठीक है, कि भैया हाँ, या इस इतने जनपद क्षेत्र में इस तारीख को होगा, अगले जो और कुछ जनपद क्षेत्र बचे हुए हैं, जिला क्षेत्र, इसमें इस तारीख को करेंगे, जंगल एरिया में अलग करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र में टाइमिंग को इतना रख देते हैं भैया, हाँ, और जो मैदानी इलाके हैं उसमें 5 बजे तक वोटिंग होगा, ये सब समय सारणी कौन तैयार करते हैं भैया, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद क्या है, 243 के, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अधिसूचना कौन जारी करता है, अधिसूचना, अधिसूचना जो है राज्यपाल जारी करता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अधिसूचना कौन जारी करता है, अधिसूचना जो है राज्यपाल जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो भैया पंचायती राज चुनाव की जो समय सारणी को तैयार कौन करता है, राज्य सूचना है, अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिसूचना कौन जारी करते हैं, तो अधिसूचना जो है राज्यपाल जारी करते हैं। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, देखो पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। स्वाभाविक सी बात है भैया, नामावली तैयार करना है, ये कौन करता है, अगर आपसे पूछे ये कि पंचायत चुनाव के लिए जो नामावली, निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है, तो भैया ये पंचायत जो क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं निर्देशन। भैया अब राज्य निर्वाचन आयोग का क्या करता है भैया, पूरा जी ग्राम पंचायत का चुनाव करना है, देखना कितने सारे ग्राम पंचायत रहते हैं, अब जनपद पंचायत देखिए, जिला पंचायत देखिए, पूरा का इसमें कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, पूरा कमांड कौन करता है भैया, निर्वाचन आयोग करता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नियंत्रण और निर्देशन कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का निर्धारण एवं आवंटन। स्वाभाविक सी बात है, आप देखे होंगे कि भैया सरपंच को नारियल पेड़ छाप में मोड़ देना, बोरी हैंड पंप छाप है नहीं, गिलास छाप है, चश्मा छाप है, बाल्टी छाप है, तख्ता छाप है, वगैरह वगैरह। तो जितने भी छाप होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, इसको कौन देता है भैया, इसको सब कौन देता है, राज्य निर्वाचन आयोग देता है, आपको ध्यान में रखना है। तो चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव चिन्ह का निर्धारण एवं आवंटन कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है भैया। कि पंच के लिए आप इसका रंग पत्र भी याद रखना, पंच का सफेद होता है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सरपंच का जो है नीला होता है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे जनपद का पीला होता है, और जिला पंचायत पर गुलाबी देखेंगे, ठीक है। ये कलर राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो भैया चेंज कर सकती है, लेकिन वर्तमान में आप यही अभी कलर है, इस पंचवर्षीय जो वो यही कलर था, ठीक है। बस फॉलोइंग करके आपको पूछा जाता है। अब देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव चिन्ह का आवंटन करते हैं, देखेंगे कि भैया पंच को बाल्टी छाप दे दो, भैया सरपंच को हैंड छाप दे दो, नारियल छाप दे दो, गिलास छाप दे दो, चश्मा छाप दे दो, तख्ता छाप दो, जनपद में, जिला में देखेंगे आप पतंग छाप दे दो, दुनिया भर का छाप रहता है, ये कौन देता है, राज्य निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। आचार संहिता, आचार संहिता जारी करना। आचार संहिता का मतलब होता है, ये होता है भैया कि भैया जो चुनाव आया है उसके लिए एक नियम कानून रहता है, ठीक है, कि भैया इतने दिन आपको पंचायत में इतने खर्चे करने हैं, इतने दिन तक आपको यहाँ प्रचार प्रसार करना है, फिर जैसे चुनाव आएगा भैया तो एक दिन पहले आप कोई भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, पंपलेट नहीं बांध सकते, नियम से आपको रहना है, 100 मीटर की दूरी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है, जो चुनाव चिन्ह में व्यक्ति होते हैं उसका देखना चेहरा को क्या कर दे, छुपा दिया जाता है। तो सब आचार संहिता का मतलब होता है चुनाव के समय एक जो है आदर्श नियम कानून है, तो उसको आपको फॉलो करना है, इन लिमिट में आपको जो है खर्चे करने हैं, एक दायरा दिया जाता है कि इतना खर्चा करना है आपको, इतने दिन तक प्रचार प्रसार करना है, वो सब आचार चुनाव के समय की जो आदर्श एक नियम रहते हैं उसे आचार संहिता करते हैं, कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बातें। अब ध्यान से एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना है, मान के चलो सरपंच के लिए 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं,
3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, समझना, 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव से जस्ट पहले एक व्यक्ति मर गया मान के चलो, अरे उसने फॉर्म वार्म डाला अपना, ठीक है। 3 व्यक्ति खड़े हैं सरपंच के लिए, मैंने आपको इस एक दो पहले वीडियो में और बता दिया था इस बात को, ठीक है। एक बार यहाँ पर फिर बता देता हूं मैं, अगर निर्वाचन आयोग चल रहा है तो। 3 व्यक्ति सरपंच के लिए खड़े हुए हैं, अभी चुनाव नहीं डाला है, 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ते बाद चुनाव डालेगा, वोट डालेगा, ठीक है। एक व्यक्ति मर गया, तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग क्या स्थगित कर देगा चुनाव को? नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी जो उम्मीदवार है 1 से अधिक है, यानी 2 के बीच कंपटीशन करेगा, 2 के बीच क्या हो जाएगा, अपना चुनाव डालेगा, ठीक है। अगर मान के चलो, इसी बात को मैंने लिखा है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, भैया अभी वोट डालने 1 हफ्ता बचा है वोट डालने के लिए, उम्मीदवार मर जाए, तो केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। अब ध्यान से इसको समझना है, मान के चलो 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 1 हफ्ता बाद वोटिंग डालना है, एक मर गया, अब शेष एक व्यक्ति बस बचा है, तो इसको निर्विरोध थोड़ी ना देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव को स्थगित कर देगा। भाई 2 व्यक्ति है, एक मर गया, चुनाव से पहले एक बचा, तो उसको निर्विरोध थोड़ी ना देगा, इसको चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 3 व्यक्ति है, मान के चलो एक मर गया, तो 1 से अधिक बचे हुए उम्मीदवार, इन दोनों के बीच कंपटीशन कराएगा, सीधी सी बात, यही बात बोला गया है, ठीक है। अगर देखो पंचायत में किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, केवल एक उम्मीदवार बचे, तो भैया ऐसे में जो है मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी हैं, यदि 1 से, मान के चलो 3 व्यक्ति हैं, एक मर गया, 1 से अधिक अभ्यर्थी अभी भी बचे हैं, तो मतदान जो है स्थगित नहीं होगा ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हमने देखे, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप हैंड नोट बनाइए भैया, रिवीजन करते रहिए, आपके पास पर्याप्त समय, अभी पूरा अप्रैल बचा है, मई बचा है पूरा, और समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और कमेंट करके ये बताइए भैया आप कौन कौन से जिला से देख रहे हैं, कौन कौन से जिला से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और जो है ईमानदारी से बढ़िया बिंदास होकर तैयारी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, अपडेट रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखो एग्जाम अगर 30 दिन 25 दिन बचे, उसके बाद अगर शुरू से तैयारी करेंगे बोलेगे तो नहीं होगा, आगे से तैयारी करके रिवीजन करके रखोगे तब वो फायदा पहुंचाएगा आपको, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।